हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में एग्जाम्पल 2.17 डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 2.17 है, ये आपका डायमेंशन वेज क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर ए सिंपल पेंडुलम हैविंग ए bob attached to a string that oscillates under the action of the force of gravity. Suppose that the period of oscillation of the simple pendulum depends on its length L, mass of the bob m, and acceleration due to gravity g. Derive the expression for its time period using मेथड ऑफ डायमेंशन। तो डायमेंशन मेथड का आपको यूज करके आपको एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है बेसिकली, ठीक है। अब एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट करोगे? तो यहाँ पर जो आपका टाइम पीरियड है वो आपका लेंथ पर डिपेंड है, मास पर डिपेंड है और उसके साथ साथ ग्रेविटी पर डिपेंड है। तो हम क्या लिखेंगे? टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो लेंथ की पावर हम एक्स मान लेंगे और जो ग्रेविटी है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसकी पावर हमने वाई मान ली और जो मास है बॉब का वो हमने एम मान लिया और एम की पावर जेड, ठीक है। क्योंकि हम डायमेंशन की एक्सपोनेंट या पावर लेते हैं यहाँ पर, तो ये हम एक्स वाई जेड पावर लेके चल रहे हैं, इनकी वैल्यू पर डिपेंड है। जो टाइम पीरियड है एल की पावर एक्स, जी की पावर वाई और एम की पावर जेड पर डिपेंड है। अब हम क्या करेंगे? प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट का यूज करते हैं। तो T इज इक्वल टू के एल की पावर एक्स, जी की पावर वाई, एम की पावर जेड, वेयर के इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। एंड एक्स बाई जेड आर द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट या मतलब पावर भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या कार्य करेंगे? दोनों साइड हम डायमेंशन ले लेंगे, डायमेंशन लिख लेंगे। डायमेंशन क्या होती है तो देखते हैं डायमेंशन क्या होती है। टी की और एल की और जी की हम यहाँ पर देखते हैं। तो बाई कंसिडरिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड वी हैव, जो टी है इट इज़ द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की हम बात करेंगे तो टी ही आएगा। एल की पावर मतलब ज़ीरो होगा, जो एक्सपोनेंट होगा, एम की पावर भी ज़ीरो होगा और टी की पावर 1 होगा। टी की पावर 1 भी लिख सकते हैं आप, टी भी लिख सकते हैं। इक्वल टू के आपका डायमेंशन लेस कांस्टेंट है तो इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं होगी। स्मॉल एल है, इसको आप कैपिटल एल लिखते हो क्योंकि डायमेंशन हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। और पावर कितनी होगी? 1 होगी और इसकी आउटसाइड पावर है आपकी एक्स है। जी इज़ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो भी जी इज़ द ग्रेविटी जो आपका एक्सेलेरेशन की वजह से आता है। तो उसकी जो एक्सेलेरेशन होता है, एक्सेलेरेशन की जो डायमेंशन होती है एल टी की पावर -2, एक्सेलेरेशन बराबर होता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी पर यूनिट टाइम के लिए एल की पावर 1 होगी और टी की पावर -2 होगी और आउटसाइड जो पावर है वो आपकी y है। और मास को हम कैपिटल M से डिनोट कर देंगे, इसकी पावर 1 होगी क्योंकि मास है और z आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कार्य करोगे आप? x के अंदर मल्टीप्लाई, y की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी और z की अंदर हो जाएगी। फिर हम पावर को कंपेयर कर लेंगे। तो l की पावर एक साइड लिख लेते हैं, L M T, इस तरीके से L T M की हम एक साथ पावर लिख सकते हैं। तो L की पावर 0, M की पावर 0, T की पावर 1। L की पावर कितनी होगी? यहाँ से तो x आ रही है और यहाँ से 1 की मल्टीप्लाई y से होगी तो x प्लस y हो जाएगी। क्यों? x यहाँ पर है और y यहाँ पर है और L की ही पावर है, ठीक है। अब t की कितनी होगी? और जब 2 से मल्टीप्लाई -2 की मल्टीप्लाई y से होगी तो -2y हो जाएगी और m की पावर z हो जाएगी, ठीक है। अब क्या काम करोगे? कंपेयरिंग बोथ साइड। तो इक्वेशन ऑफ द डायमेंशन ऑन बोथ साइड वी हैव, तो यहाँ पर आप कंपेरिजन करोगे तो L की यहाँ कितनी है? 0 है तो x प्लस वाई बराबर 0 लिख लोगे। -2y, यहाँ पर t कितना है? 1 है तो -2y बराबर 1 लिखोगे और z इज इक्वल टू कितना है? यहाँ पर 0 हो जाएगा क्योंकि m की पावर यहाँ कितनी है? 0 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? z बराबर 0 हो जाएगा।
अब यहाँ से y की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे, z की वैल्यू तो ऑलरेडी आपकी आई गई है, z बराबर 0 आ रहा है, तो y बराबर कितना होगा -k/1/2, z बराबर 0। y की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो x की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हो जाएगी, तो x बराबर -k/1/2, तो x बराबर कितना हो गया आपके पास 1/2। तो तीनों वैल्यू आपके पास आ गई जो आपके डिपेंडेंट थी, तीनों वैल्यू आपके पास आई x, y और z की। x की वैल्यू यहाँ से कितनी है 1/2 है, y की वैल्यू कितनी है -k/1/2 और z की वैल्यू कितनी है 0 है। टाइम पीरियड t बराबर k लिखोगे, ऊपर वाली इक्वेशन लेकर चलोगे, l की पावर x और g की पावर y और m की पावर z आपने इस तरीके से लिखा, तो x की जगह 1/2 पुट कर दोगे, g y की जगह -k/1/2, m और z की जगह 0 आप पुट कर दोगे। तो m तो इंडिपेंडेंट है तो आप m को नेग्लेक्ट कर सकते हो, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 होती तो उसे 1 कहते हैं, तो यहाँ पर m है तो इसको आप 1 कह दोगे, ठीक है। और t बराबर के, t की पावर, ये l की पावर हाफ है और ये माइनस के हाफ है, तो ये नीचे चला जाएगा, 1/2 का मतलब होता है रूट, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं t बराबर k/L/G। एक्चुअल में k क्या होता है, k जो कांस्टेंट है ये आपका 2π के इक्वल होता है, सो डैट t बराबर जो आपका फॉर्मूला होगा, t बराबर होगा 2π/L/G, ठीक है। ये आपका टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला रिलेशन आ गया। एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.1 जो फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है। तो क्वेश्चन जो मैं आपको कर रहा हूँ मोर देन इनफ है, तो आपको जो क्वेश्चन मैं आपको भेज रहा हूँ वही आप करें मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि उसी से आपका पेपर बनता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर मीटर क्यूब की कितने के इक्वल होगा, उसका वॉल्यूम आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ द साइड 1 सेंटीमीटर, तो वो मीटर में कितना इक्वल होगा आपसे ये पूछा गया। अब आप जानते हो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर, ये आप सभी जानते हो। 1 सेंटीमीटर जो इक्वल होता है वो आपका 1/100 मीटर के इक्वल होता है। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना होगा, ये आपके पास एक साइड दी हुई है, तो एक साइड कितनी है 1 सेंटीमीटर है, तो इस साइड दे रखा है 1 सेंटीमीटर, वॉल्यूम कितना हो जाएगा ए क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। व्हाट 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको आप किसको में चेंज करना, मीटर क्यूब में, तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है 1/100 के, तो आप 1 सेंटीमीटर के यहाँ पर लिख दोगे 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को आप किसके इक्वल लिखोगे 1/100 मीटर, 1/100 मीटर आ जाएगा, यहाँ पर भी 1/100 और यहाँ पर भी 1/100। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पर 10 की पावर -2 हो जाएगा, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 ऊपर चली जाएंगी, तो -2 -2 -4 और -6 हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर -6 मीटर क्यूब आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये आपका ए पार्ट था। बी पार्ट हम देख लेते हैं, बी पार्ट में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन का बी पार्ट, द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। एक आपके पास सॉलिड सिलेंडर है, उसकी जो रेडियस है वो आपकी 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू mm स्क्वायर, ये आपकी इक्वल होगी इतनी mm के स्क्वायर, ये आपसे पूछा गया। तो आपके पास जो फॉर्मूला है वो आपको पास मालूम होना चाहिए कि जो सरफेस एरिया का जो आपका सिलेंडर का फॉर्मूला होता है वो आपका होता है S इज इक्वल टू 2πr r+h, ठीक है, जहाँ r क्या है आपकी रेडियस है और h क्या है आपकी हाइट है। तो रेडियस दे रखी है 2 सेंटीमीटर, इसको आप मिलीमीटर में चेंज करोगे क्योंकि आपसे mm में पूछा गया है, सेंटीमीटर से आप मीटर में चेंज करोगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 10 से तो 20 mm आ जाएगा। हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 की मल्टीप्लाई 10 से कर दोगे क्योंकि आपको mm में चेंज करना है, तो 100 mm आ जाएगा। बस आप वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। 2 की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14 भी लिख सकते हैं आप। r की वैल्यू 20, ये आपकी r की वैल्यू आ गई 20 mm, और यहाँ से भी आप r की वैल्यू 20
और h की वैल्यू कितनी है आपके पास 100 यहाँ पर आप पुट कर दोगे। t की मल्टीप्लाई आप 2 से करोगे तो 40 मल्टीप्लाई बाई 3.14, 20 प्लस 100 120, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा। जैसे आप ये भी लिख सकते हो या फिर आप पावर में लिखना चाह रहे हो तो यहाँ पावर में आप लिखना चाहो तो डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा 4 तो 1.5 इंटू 10 की पावर 4 mm²। ठीक है, तो s बराबर आपके पास आ गया 1.5 इंटू 10 की पावर 4 mm² आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं, सी पार्ट इसका। तो ए व्हीकल मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर आवर इनवर्स कवर्स मीटर इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितने डिस्टेंस कवर करेगी व्हीकल, ये आपसे पूछा गया है। तो किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है तो पहले तो आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। जब आपके पास मीटर पर सेकंड में आ जाएगा तो फिर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो 1 किलोमीटर आवर, तो किलोमीटर आवर से आप किस में चेंज करोगे, मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर से आप मीटर में बनाओगे। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, और आवर में से सेकंड होते हैं तो 1 आवर में पहले आप मिनट में चेंज करोगे, मिनट के बाद सेकंड में, तो 60 मल्टीप्लाई बाई 60। अब यहाँ पर आपके 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो 10/36 आ जाएगा, तो 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर 18 किलोमीटर पर आवर को क्या लिख सकते हैं, 18 किलोमीटर पर आवर को आपने चेंज करोगे मीटर पर सेकंड तो आप इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे 5/18 से, तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा तो 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। देयरफॉर जो डिस्टेंस होगी, आप डिस्टेंस निकाल रहे हो तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो यहाँ पर आपकी जो स्पीड आ रही है वो आपके पास 5 आ रही है और कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, तो डिस्टेंस कितनी होगी आपके पास 5 मीटर है, क्योंकि आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी थी। स्पीड आपके पास है, यहाँ पर टाइम भी आपके पास है, टाइम आपके पास 1 सेकंड है, 1 सेकंड आपके पास टाइम दिया हुआ है, तो टाइम भी आप टाइम की वैल्यू 1 पुट कर दी तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1 5 मीटर आ गई यहाँ से, तो डिस्टेंस आपकी 5 मीटर होगी। डी पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। डी पार्ट में आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है देखते हैं। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3, इट्स डेंसिटी इज ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3 और किलोग्राम मीटर की पावर -3। तो आपसे क्या पूछा गया है, डेंसिटी पूछी गई है। तो डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर में पूछी गई है और किलोग्राम मीटर में पूछी गई है। अब रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो आपका डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये आपका फॉर्मूला होता है जब आप रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करते हो। तो डेंसिटी ऑफ जो वाटर होती है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर, और आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस मतलब यहाँ पर क्या है आपका लेड है। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ लेड इक्वल हो जाएगा रिलेटिव डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी आपके पास गिवन है 11.3 और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो डेंसिटी ऑफ लेड बराबर हो जाएगा डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ वाटर। तो रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू 11.3 आपने पुट कर दी और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है आपका 1 है, 11.3 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये जो है आपकी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है तो आपकी जो डेंसिटी आई है वो 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपके पास डेंसिटी आ गई, लेकिन हमें इसे किलोग्राम पर मीटर क्यूब में भी और चेंज करना है। तो आप जानते हो 1 ग्राम बराबर होता है 1/1000 किलोग्राम। ठीक है, क्योंकि ग्राम आपकी छोटी यूनिट है, किलोग्राम आपकी बड़ी यूनिट है, तो इसलिए 1/1000 आता है। 1000 को क्या लिख सकते हैं, ऊपर चले जाएगा, इसकी पावर -3 आप लिख सकते हैं, 10 की पावर -3 kg। और 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो इक्वल होता है 10 की पावर -6 मीटर क्यूब के इक्वल होता है। ये आपको फर्स्ट ए पार्ट में बताया था। ए पार्ट में आपका जो आंसर आ रहा था 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू आ रहा था 10 की पावर -6 मीटर क्यूब आ रहा था। और आपको क्या कार्य करना है, यहाँ पर ग्राम पर सेंटीमीटर से किस में चेंज करना है, किलोग्राम
मीटर क्यूब में चेंज करना है, पर मीटर क्यूब में चेंज करना है। तो 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, तो आप वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे 10⁻³ ये आपका किलोग्राम में है, और 10⁻⁶ ये आपका मीटर में, तो 10⁻�6 आ जाएगा। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ प्लस की पावर बन जाएंगे, तो 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा। तो आपका 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो इक्वल होगा वो आपका होगा, क्योंकि 11.3 यहाँ पर है, ये ग्राम पर सेंटीमीटर में, और लेकिन हम इसे चेंज करें किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, तो 11.3 आएगा और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी 10⁻³ से। ठीक है, तो 11.3 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब।